राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। तो आज भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। वाव, इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे मनी और बैंकिंग की। ठीक है, मनी और बैंकिंग का। अब मनी क्या है, बैंक क्या है, मनी कैसे इवॉल्व हुआ, बैंक कैसे काम आया, और आज हम जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको मनी ही क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं उसे हम मनी क्यों बोल रहे हैं। अब देखो, सबको पता है पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ी, जो भी गाना है भाई, मेरे को गाना भी नहीं आता, पर ये पैसा है ना। अब हम इसी को ही क्यों पैसा बोलते हैं। सबसे बड़ी दुविधा ये है, मैं इसको पैसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मैं इसको पैसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मैं इसको पैसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो, बहुत सारी चीज़ है ना। तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इसको कोई पैसा मानने के लिए रेडी नहीं है ना, इसको कोई पैसा मानने के लिए रेडी है, पर इसको दिखाऊंगा तो ये लोग पैसा मानने के लिए रेडी है। तो इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सारी चीज़ों में नहीं था, है ना। इस चीज़ में ऐसा क्या है जो इनमें नहीं है, तो इन दोनों में इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को कि ऐसा क्या है जो इसमें है और इसमें नहीं है ना। और जो भी फनी कमेंट होगा ना उसको अपन पिन करेंगे कमेंट में। तो चलो देखते हैं कि इसको अपन पैसा क्यों बोलते हैं। अब सबसे पहले तो पैसा जो वो चीज़ होती है जो एक तो कॉमनली एक्सेप्ट हो, है ना। क्या होना चाहिए, कॉमनली एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब वो कहीं भी अगर अपन जाए तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो अपन उसको बोलते हैं मनी। अगर वो कॉमनली एक्सेप्ट है तो हम उसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सही है, गलत है। मतलब अगर मैं जाऊँ किसी के पास और मैं बोलूँ कि भाई ये ले और मेरे को इसका कुछ सामान दे दे, तो वो मेरे को देगा। यस, वो मेरे को देगा। तो ये मेरा बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मेरा क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके वजह से हम चीज़ एक्सचेंज कर पा रहे हैं। अब ये कॉमनली एक्सेप्टेड भी था, तो चलो ठीक है। अब मान लो ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल रहता है। कौन रहता है। अब कोई ऐसा एक आइसोलेटेड आइलैंड है जहां पे सिर्फ एक ही आदमी रहता है या एक ही परिवार रह रहा है ना। अब जब ये एक ही या तो एक ही आदमी रह रहा है या तो एक ही परिवार रह रहा है, अब उनके लिए तो कोई एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होएगा ही नहीं। वो तो कुछ एक्सचेंज करेंगे नहीं। उनको तो जो भी चीज़ चाहिए वो बाहर आइलैंड पे निकलेंगे और सामान ले आएंगे। मतलब इनके लिए तो ये पैसा हुआ ही नहीं। इनके लिए तो उस पैसों की वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो वहां पे तो पैसों का रूल ही नहीं आता है क्या। वही जैसे इंडिविजुअल था। अब अगर ये फैमिली की भी बात मैं करूँ तो फैमिली भी तो कैसे मार्केट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, आइसोलेटेड आइलैंड पे। तो इनके लिए भी पैसा कोई फंक्शन में काम नहीं आ रहा है। फैमिली के लिए भी कोई पैसा काम नहीं आ रहा है ना, इंडिविजुअल के लिए काम आ रहा है। पर as soon as there is more than one economic agent who engage themselves in transaction through the market, money becomes an important instrument for facilitating the exchange, है ना। अब जैसे अगर ये दोनों होते, ये सिंगल बंदा भी वहां रहता और ये भी वहां रहते, तो अब इनको कुछ भी एक्सचेंज करना होता है। अगर ज्यादा लोग होते, क्या होते, ज्यादा लोग होते वो आइलैंड पे, तो अब अगर इनको कुछ एक्सचेंज करना होता तो ये फिर मनी को लेके आते बीच में। क्या ऐसी कोई चीज़ हो जिसको अपन बोले मनी, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको अपन बोले मनी और वो सब एक्सेप्ट करे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। व्हेन इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड तब उसे मनी बोलते हैं। मतलब आज मैं इसको मनी नहीं बोल सकता, पर मेरे बोलने से क्या होता है, मेरे साथ साथ अगर पूरे 130 करोड़ लोग बोलेंगे ये पैसा नहीं है भाई, वी डू नॉट काउंट दिस एज अ मनी, तो ये मनी के रोल से बाहर आ जाएगा। ये मनी के रूल से क्या आ जाएगा, बाहर। मतलब सबका मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये पैसा है। तो इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रिफर्ड टू एज बार्टर सिस्टम। अब देखो, ये तो आपको सबको पता है कि अगर कोई भी मीडियम ऑफ कोई भी एक्सचेंज होता है, अगर इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज होता और वो विदाउट मनी होता, किससे होता, विदाउट मनी होता, मतलब इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर विदाउट मनी हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। ये देखो अपन कहाँ पहुंच गए। तो बार्टर सिस्टम में कैसा था कि एक टाइम था जब पैसा तो था ही नहीं ना, बार्टर सिस्टम ही चलता था। अब पैसा नहीं था और बार्टर सिस्टम चलता था, तो क्या हुआ,
कि एक राइस फार्मर था, मान लो ये राइस फार्मर है, राइस फार्मर बोले तो ये चावल उगाने वाला फार्मर है, और ये है क्लोथ मेकर, दूसरा है क्लोथ मेकर, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक के पास बहुत सारे राइस थे, इसके पास बहुत सारे क्लोथ थे। अब इसको अपन देते हैं नाम भीम, इसको अपन देते हैं नाम कालिया। अब ये चीज था, अब भीम के पास चावल तो थे, पर भीम को चाहिए थे गर्म कपड़े, क्लोथ चाहिए थे। अब अगर भीम को ये चीज चाहिए, अब यहाँ पैसा था नहीं, इन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग रखी कि पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम क्या करें, तो हम चीजों को बांटते, कमोडिटी एक्सचेंज करके देखते, क्या करके एक्सचेंज करके देखते, कमोडिटी एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो नहीं है। अब भीम ये देखेगा कि अगर कालिया के पास ये कपड़े हैं तो क्या कालिया मेरे को कपड़ा देगा राइस लेके, ये बहुत बड़ी एक डिफिकल्टी हुआ करती थी, है ना। तो दोनों के पास अपनी अपनी चीजें थी। रीना बोलती, रीना के पास क्या था, राइस था, सॉरी भीम के पास क्या था, राइस था, और कालिया के पास क्या था, क्लोथ था। पर उनको अब ये स्वाइप करना पड़ता। अब ये स्वाइप करने के लिए दोनों एक जगह पे होने भी तो चाहिए, जिसको अपन आज क्या बोलते हैं, मार्केट ना भाई, कि मार्केट में बायर एंड सेलर होंगे तभी तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। अब अगर ये देना चाहता है कोई चीज, पर सामने वो चीज लेने वाला भी तो चाहिए। तो बहुत ट्राई किया, भीम ने ट्राई किया कालिया से मिलने का, पर वो मिल नहीं पाया। तो अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि भीम को चावल देना है, पर कालिया चावल लेने के लिए रेडी नहीं है ना। कालिया भी कपड़ा देने के लिए रेडी है, पर कालिया कपड़े के अगेंस्ट में चावल देने के लिए रेडी नहीं है। तो अब क्या होता, कालिया बोलता है मेरे को चाहिए टॉय, टॉय दो तो मैं आपको कपड़ा दे दूंगा। तो भीम क्या करेगा, पहले अपने चावल से किसी को ढूंढेगा जो उसको क्या देने के लिए रेडी है, टॉय देने के लिए रेडी है, तो वो टॉय खरीदेगा, चावल देके टॉय लेगा, फिर वो टॉय लेके जाके कालिया को देगा और वो वहां से कपड़े लेगा। अब देखो, अब इसके बीच में भीम को वो चावल लेके दर दर भटकना पड़ेगा, सबसे पहला चीज, है ना। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आई कि अब ये देखो कि भीम को चीज बेचनी है पर कालिया को चीज लेनी नहीं है। तो ये होता है एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई जब तक डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा तब तक आपका सामान नहीं बिकेगा। डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि दोनों को वो चीज़ होनी चाहिए ना लेने के लिए। तो जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है तब तक वो ट्रांजेक्शन होएगा ही नहीं। जैसे यहाँ नहीं हुआ था भीम और कालिया में, तो भीम को क्या करना पड़ा, टॉय लेना पड़ा, फिर टॉय से उसको कपड़े लेने पड़े। वैल्यू कंपेयर करना मुश्किल हो गया था। अब किसको पता कि चावल इज इक्वल टू क्लोथ, चावल इज इक्वल टू होगा ही होगा, तो वैल्यू कंपेयर करने में बड़ा तकलीफ होता था। अब जैसे मान लो कि ए है, उसके पास बकरी है, गोट, क्या है, गोट है। अब उसको लेना है 10-15 किलो चावल, मतलब जो भी होगा जैसे भी होगा चावल लेना है। अब बकरी, चलो ये डबल कोइंसिडेंस वांट हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अजम्पशन लगाते हैं कि डबल कोइंसिडेंस वांट हो गया। बी ने गोट ले ली और इसने इसको चावल दे दिया, राइस दे दिया। अब बताओ यहाँ पे नुकसान में कौन, ऑब्वियस सी बात है ना, ए नुकसान में, भाई गधा है ना, बकरी दे के चावल ले रहे हैं। बकरी दूध देगा, दूध बेच सकता है, दूध को दही बना सकता है, दूध को मक्खन बना सकता है, दूध को घी बना सकता है, पर यहाँ पे ए नुकसान में है। तो देखो वैल्यू कंपेयर करना तो देखो तकलीफ हो गया यहाँ पे। तीसरा, स्टोर का करेंगे, अगर चावल है तो भी ठीक है, चलो स्टोर का करूं, स्टोर करने में दिक्कत होती है, और इतना लेके घुमा वो अलग। तो इतनी तकलीफों के कारण क्या होने लगा, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा था। मतलब बार्टर सिस्टम अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, आज भी बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, अच्छा इकोनॉमी, पर इकोनॉमी ग्रो नहीं करवाता बार्टर सिस्टम। ये तीन प्रॉब्लमों के कारण, तो देखो मनी इवॉल्व होने लगा। मनी क्या होने लगा, इवॉल्व होने लगा। मनी कुछ स्टेजेस में इवॉल्व होने लगा। तो पहला मनी का स्टेज था इवॉल्व होने के लिए कमोडिटी मनी, क्या बोलते हैं उसे अपन, कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है, देखो यही कमोडिटी मनी मतलब यही हो गया ना यार, कि आप कोई चीज दो, कोई चीज लो, है ना। कोई एक चीज जो सब एक्सेप्ट करे, कोई एक चीज क्या करे जो सब एक्सेप्ट करे। अब उसमें क्या हुआ, जगह अलग होने के कारण, क्योंकि कोई नदी किनारे रहता, कोई खेतों में रहता, कोई कहीं और रहता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ अपना सिस्टम चलाया। अब नदी किनारे रहने वाले बोलते हैं कि भाई हम शेल्स एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा कॉमन पर्पस क्या है कि आप शेल लाओ, शेल विल ट्रीट एज अ मनी। फार्मर में रहने वाला जो बोलता है कि भाई हम
हम लकड़ियाँ बनाते हैं, चलो हम लकड़ियों को अपना एक मीडियम सोर्स बनाते हैं, है ना। तो समुंदर में रहने वालों ने शेल्स बना दिए, फार्मर में रहने वालों ने लकड़ियाँ बना दी, और कुछ कई और रहते थे उन्होंने उसके हिसाब से चीज़ें बनाई। अब जो जंगल वगैरह में रहते थे उन्होंने पत्थर बना दिए, स्टोन्स, कि ये पर्टिकुलर स्टोन होगा तो इसको हम मनी काउंट करेंगे। तो देखो जैसे जैसे लोग जहाँ जहाँ रहते थे, जो उनके पास अवेलेबल था, जो एकदम ऐसा था कि भाई ये अवेलेबल है तो हम इसको बना देते हैं ना, इसको मनी बना देते हैं। पर स्टेज 1 की जो कमोडिटी मनी है उसमें क्या प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो प्रॉब्लम सबसे पहली होती है कि ये सब बहुत हैवी है। शेल्स जमा 10-15 शेल्स, 20 शेल्स, 100 शेल्स रख दूँ तो एक शेल का 1 रुपया मानूँ तो 100 शेल का 100 रुपया हो गया। 100 लकड़ियाँ अब बहुत हैवी हो जाती है, पेरिशेबल इन नेचर हो जाते हैं, है ना। और यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, नॉट यूनिफॉर्म होते हैं, सेम नहीं है। सारी लकड़ियाँ सेम ही होगी, जो भी दूंगा सारे पत्थर सेम ही होंगे, सारे शेल सेम ही होंगे, नहीं होंगे, तो नॉट यूनिफॉर्म है। तो हैवी भी है, पेरिशेबल भी है, और नॉट यूनिफॉर्म भी है। मतलब आज जो शेल यूज़ हो रहे हैं वो क्या पता बाद में यूज़ हो या नहीं हो, कल उठ के अगर चलो चेंज हो गया कि भाई शेल्स तो अभी बहुत हो गए, अभी अपन शेल्स को मनी में काउंट नहीं करते, तो ये भी एक चीज़ था। तो ये प्रॉब्लम थी। तो क्या आया, जब ये प्रॉब्लम आई तो अपन ने स्टेज 2 बनाया। लोग थोड़े इवॉल्व हुए तो लोगों ने स्टेज 2 बनाया। लोगों ने स्टेज 2 में क्या बनाना शुरू किया, लोग बोलते हैं कि भाई चलो मेटल को यूज़ करके मेटेलिक मनी बनाते हैं। हम वो मेटल को एक पर्टिकुलर फॉर्म देते हैं, वही मेटल यूज़ होंगे और वही मेटल यूज़ होंगे और उसी मेटलों को अपन ट्रीट करेंगे एज अ मनी। तो कौन से मेटल यूज़ होने लगे, गोल्ड यूज़ होने लगा, कॉपर यूज़ होने लगा, सिल्वर यूज़ होने लगा। आप ये लेके आओ, हम इस अब एल्यूमिनियम लाओगे तो वो मनी नहीं होएगा, पर गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, तो अपन उसको ये कर लेंगे, क्या करेंगे, अपन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपन उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बने आपके मेटेलिक मनी। अब इसके एडवांटेज तो देख चलो, अब ये इसके एडवांटेज क्या थे अपने पास, कि ये ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा भी चलेंगे, डिविजिबल भी हो सकते हैं, वैल्यू कंपेयर भी कर सकते हैं चलो अपन, और तीसरी के बहुत वैल्यूएबल भी है चीज़ें, सोना वोना सब क्या है, बहुत वैल्यूएबल भी है ये चीज़ अपने पास। पर वापस इसकी प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि ये प्रॉब्लम वही हो गई, प्रॉब्लम कि ये बहुत हैवी थे कैरी करने में, और दूसरे क्या थे कि इनकी लिमिटेड सप्लाई थी। अब सोना लाने के लिए बार बार सोने खदान में जाना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा। अब इतना माइन कर भी लूँगा तो भी है तो लिमिटेड सप्लाई। तो ये प्रॉब्लम होने लगी। इस प्रॉब्लम से हम उभरे ही और हम तीसरे स्टेज पे पहुंच गए, पेपर मनी पे। कहाँ पहुंच गए हम, पेपर मनी पे। पेपर मनी पे जब हम आए तो हमने भाई, हमने क्या यूज़ करने, हम ये कॉइन्स के जगह पे हम यूज़ करने लगे पेपर। हम क्या यूज़ करने लगे, पेपर यूज़ करने लगे। अब पेपर भी इनिशियली पेपर डायरेक्टली ऐसा पेपर नहीं आया था, है ना, कि यही होगा, पेपर नहीं। पेपर आया था कैसे, गोल्ड के बदले रिसिप्ट दिया जाती, गोल्ड के बदले क्या दी जाती थी, रिसिप्ट दी जाती थी। कि आप गोल्ड लेके जाओ, गोल्ड के बदले आपको एक रिसिप्ट मिलती थी। वो रिसिप्ट पे आपके गोल्ड की वैल्यू लिखी हुई रहती थी कि भाई इतना गोल्ड इसने दिया है, इसके हिसाब से इतना पैसा होता है। बेसिकली एक फॉर्म ऐसा, एक रिसिप्ट होता था। वो पेपर मनी यूज होने लगा। जिसके पास वो रिसिप्ट है उसके पास उतनी वैल्यू, उसके पास उतनी वैल्यू है वैसा। अब इसकी स्टोरी आगे आपको चैप्टर में बताऊंगा। तो ये बना लीगल टेंडर। ये क्या बना, लीगल टेंडर हो गया। अब देखो, शेल कैरी करना या एक पेपर कैरी करना क्या आसान होने लग गया। एक पेपर कैरी करना आसान हो गया। तो बेनिफिट तो है इसके। बेनिफिट क्या है, लाइट है, इजीली कैरी कर सकते हैं, इजी टू कैरी। और तीसरा क्या हो गया कि गवर्नमेंट की गारंटी मिल जाती है ना वो पेपर में कि भाई हाँ यार सोने की वैल्यू का है, तो वो गोल्ड रिसिप्ट काम आने लग गया। क्या काम आने लग गया, गोल्ड रिसिप्ट काम आने लग गया। तो ये 3 स्टेज था। अब यहाँ भी दिक्कत, ये धीरे धीरे चलते चलते ये पेपर खराब हो जाते थे, कहीं रख के कुछ भी हो जाता था, मुड़ जाते थे, फलाना ढिमकाना। अब रिसीट है ना, तो वो भी चीज़ें बहुत, उसमें भी कुछ तकलीफें आने लगी उनको कि भाई ये चीज़ें हो गई, वैसा हो गया, ये हो गया। तो अब आता है चौथे स्टेज में जो इन्वॉल्व होते हैं, फिर होते हैं बैंक मनी। 4th स्टेज में क्या आने लगे, फिर बैंक मनी। मतलब आप समझ रहे हो, देखो क्रोनोलॉजी समझो। हर एक पिछली चीज़ में कुछ तकलीफ थी, तब जाके अगली चीज़ बनी। अगर पिछली चीज़ में तकलीफ होती नहीं तो क्या अगली चीज़ बनती, नहीं बनती, ऑब्वियस सी बात है। तो चौथी चीज़ बनी। चौथी चीज़ में फिर उन्होंने क्या बनाना चालू किया, बैंक बनाना शुरू किया। बैंक में उन्होंने चेक्स बनाए, चेक देने लगे। फिर उन्होंने बोला भाई डिपॉजिट करो, डिमांड डिपॉजिट लेने लगे, सेविंग्स अकाउंट ओपन करने लगे। अब इसके एडवांटेज क्या हुए कि एक तो देखो फिजिकल कोई पैसा कैरी करना नहीं पड़ा,
और अकाउंटिंग में एंट्री करना बहुत आसान हो गया। अकाउंटिंग में एंट्री करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो ये तो एडवांटेजेस थे, ये क्या थे, एडवांटेजेस थे। पर अब हम ये भी क्यों करें, चेक भी पेपर ही है, पेपर पे लिखो करो ये वो। तो अब बोला कि भाई अपन मार्केट से पैसे को है ना थोड़ा और कम करते हैं और स्टेज 5 पे जाते हैं, थोड़ा और ग्रो करते हैं, ताकि ये पैसा अपन कहीं भी लेके जा सकते हैं, प्लास्टिक मनी, है ना। अब देखो, अगर मैं ये कैरी करता पैसा, मान लो मेरे को 10 लाख रुपए कैरी करना है, तो 10 लाख रुपए का मैं पूरा बंडल बना के लेके जाता, रिसीट बना के लेके जाता। तो उस बैंक मनी आ गई, मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए बैंक को दे दिया, वहां से मैंने एक चेक ले लिया। वो चेक में अगर कहीं भी फॉरेन बाहर विदेश जाके भी वो चेक दूंगा तो वो मेरे को 10 लाख की करेंसी दे देंगे। तो बोला वो भी क्यों करना है, आप सीधा कार्ड ही लेके जाओ। टेक्नोलॉजी आई, धीरे धीरे ग्रोथ हुए तो कार्ड आने लगे। कार्ड आने लगे तो क्या आया, डेबिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड आया, एटीएम कार्ड आया। तो प्लास्टिक मनी ने कैश को कम कर दिया, प्लास्टिक मनी ने कैश को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब वापस वही दिक्कत कि भाई घूम गया तो क्या, खराब हो गया कार्ड तो क्या, किसने चुरा लिया तो क्या। फिर आते अपन भाई एकदम मॉडर्न एरा में पहुंच गए भी अपन, स्टेज 6 में। आज जो आप मनी की हालत देख रहे हो, मतलब मनी की हालत बोले तो क्या देख रहे हो, एकदम डिजिटलाइजेशन, फुल एकदम डिजिटल करेंसी हो गया। डिजिटल करेंसी बोले तो जैसे यूपीआई, चुराने उराने का डर भी खत्म। अब कार्ड तो चुरा सकते थे, मोबाइल वॉलेट्स आ गए, पैसा उसमें डाल के रख दो, जैसे ऐप हो गए, पेटीएम ऐप हो गया, है ना, भीम यूपीआई ऐप हो गए, उसमें उन्होंने वॉलेट्स डाल के रखे हुए। इंटरनेट बैंकिंग्स आ गई है, डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। मतलब पैसा सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर बन चुका है, पैसा स्क्रीन पर क्या बन चुका है, एक नंबर बन चुका है। अब फीचर कैसा होने लगा, इकोनॉमी में फास्ट होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, तो ये होने लग गया। और बहुत ही लेटेस्ट अगर मैं बात करूं स्टेज 7 की पैसों का, तो आता है अपना डिजिटल करेंसी। क्या बोलते हैं उसे, डिजिटल करेंसी। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने वो लॉन्च किया हुआ है, जो आरबीआई इशू करता है। अब आरबीआई क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि ई-रूपी, 1 रुपए का वो कॉइन पर वो डिजिटली डॉज कॉइन वगैरह जैसा इवोल्यूशन हो गया। तो ऐसे अपना पैसों का इवोल्यूशन हुआ। क्या इवोल्यूशन हुआ, पहले बार्टर था, बार्टर से कमोडिटी मनी बना, कमोडिटी से मेटेलिक मनी बना, मेटेलिक से पेपर रिसीट्स बनने लगे, रिसीट से फिर बैंक मनी बना, बैंक से प्लास्टिक मनी बने, प्लास्टिक मनी से डिजिटलाइजेशन हुआ। तो देखो ये मेरा पूरा पैसों का चक्कर था जो पैसों से डिजिटलाइजेशन हुआ। मतलब हर स्टेज पे लोगों ने उन पर्टिकुलर चीज़ों को मान्यता दी, एग्री किया उन्होंने कि भाई ये पैसा है, ये हम एज अ पैसा यूज़ करेंगे, ये हम पैसा क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर पैसों की मीनिंग में जाऊँ, मैं मनी के मीनिंग में जाऊँ, तो मनी का मीनिंग सिर्फ यही है, सीधा सीधा शॉर्ट के। एक तो सब एक्सेप्ट करने चाहिए, उसका पहला क्या है कि सब एक्सेप्ट करने चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे मैं चीज़ें खरीदूँ और बेच सकता हूँ, बाय और सेल कर सकता हूँ, और लोग रेडी है। मतलब सब अगर एग्री करेंगे तो लोग रेडी है कि हम भाई ये चीज़ें देके कर देंगे। और जिसकी वैल्यू स्टोर होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। मतलब आज अगर कोई चीज़ है तो उससे मैं कल भी खरीद सकता हूँ, परसों भी खरीद सकता हूँ, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। वो 10 है तो वो 10 ही रहेगी, जैसे ये 10 है तो ये 10 ही रहेगा ना, तो वैल्यू स्टोर हो गई। ये 10 है तो क्या हो गया, 10 ही रहेगा। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए। इसको पैसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये पैसा है। ये यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है, ये पैसा है, पक्का। तो ये था मनी, ये क्या था, मनी। ये मनी का इन्वॉल्व होते चला गया। अब एक तो मनी के प्योरली फंक्शंस क्या क्या है। मनी ने एक तो बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या कर दिया कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम खत्म कर दी। क्या कर दी, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम खत्म ही कर डाली। तो मनी के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो प्योरली फंक्शंस मनी का पहला क्या है कि बार्टर सिस्टम का जो भी तकलीफ था वो खत्म कर दिया। दूसरा, अपन वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर जैसे मान लो कि पेन अगर 10 की बनेगी, बुक का पेन 10 की हो गई, बुक 100 की होगी, तो ये उसकी वैल्यू है ना भाई। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम 10 रुपया देंगे और पेन खरीद लेंगे, 100 रुपया देंगे और बुक खरीद लेंगे। हमें ये बकरी वगैरह देने की ज़रूरत थोड़ी है और किसी का नुकसान भी नहीं होगा।
तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, हम स्टोर कर सकते हैं उसकी वैल्यू कि आज अगर पैसा कमाया तो कल उसका यूज हो सकता है, तो चलो आज उसे स्टोर करके रख देते हैं, मतलब कल भी उसका 10 ही होगा वैल्यू, तो क्या होगा 10 ही होगा। हाँ, जब तक वो इन्फ्लेशन वगैरह का इफेक्ट ना हो तब तक तो उसका वैल्यू 10 ही होगा। चौथा, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट के लिए यूज होने लग गया। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट बोले तो मैं उधार में चीजें खरीद सकता हूँ, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट के तौर पे यूज होने लग गया है ना, कि मैं उधार और फ्यूचर पेमेंट भी पॉसिबल होगा कि आज मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, उसके मैंने बेनिफिट भी ले ली और पैसा मैं बाद में दूंगा, या मैं आज कोई चीज के लिए पैसा पे कर रहा हूँ, उसका बेनिफिट मैं बाद में ले लेता हूँ, वैसा भी चीजें होता है। तो ये था मेरा पैसों का ऐसा पूरा का पूरा इतना, मतलब इतना फ्लो, ये मनी, उसका मीनिंग ये होता है, फंक्शंस ये होते हैं। तो यही बताता है पैसा। ये क्या बताता है? पैसा। अब देखो क्या होने लग गया, अब लोगों को डर तो था कि भाई इतना पैसा आ तो गया, पैसा यार घर पे रखना थोड़ा सेफ नहीं है ना, क्योंकि पैसा है, लोगों की नीयत बदलने लगी कि भाई ये पैसा है, ये अमीर है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो चलो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। तो चोरों का डर, क्या डर? चोरों का डर। अब चोरों का डर है तो दिक्कत तो है कि घर में रखे थे, इतना तो पैसा घर पे नहीं रख सकते, और चोरी का डर भी हुआ। तो भाई किसी ने बोला कि चलो एक सिस्टम चालू करते हैं। उस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया बैंक। उस सिस्टम को इन्होंने क्या नाम दिया? बैंक नाम दिया। क्या नाम दिया? बैंक। तो ये सिस्टम बना बैंक। अब ये बैंक जो सिस्टम बना, ये बैंक का काम क्या था? बैंक क्या करता था? लोगों का चोरों का डर खत्म, लोगों का डर खत्म। तो लोग क्या करते थे? अब लोगों के पास ऑप्शन आ गया था, या तो लोग वो पैसा अपने पास रखें या वो बैंक में जाके रख दे। ठीक है, अपने पास रखे या बैंक में जाके रख दे। मतलब लोगों के लिए हो गई मनी की डिमांड। लोगों के लिए क्या हो गई? मनी की डिमांड। मनी की डिमांड अगर है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है। मनी की डिमांड अगर ज्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। मनी की डिमांड अगर कम है तो वैसे चीजें, तो मनी के पास पैसा, लोगों के पास पैसा कम होगा। अब मनी या डिमांड में है, क्या है? मनी डिमांड में है। तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि क्या होता है। मान लो कि ढोलकपुर में एक बैंक खुल गया। क्या हो गया? बैंक खुल गया। अब वो लोग क्या करते थे कि वो लोग यूज करते थे पैसा, चीजों को एक्सचेंज करने के लिए पैसा देते थे और वो चीज खरीद लेते थे। तो एक बैंक खुला, उन्होंने पैसा देना चालू किया। तो भीम वही था बेकरी वाला, और उसने बहुत सारे केक बना लिए। ठीक है, बैंक के लिए क्या, देखो कैसा हो गया। तो ढोलकपुर में एक बैंक खुला और भीम भाई साहब, भीम थे अपने वो बेकर, जिसने बहुत सारे केक बना दिए। बहुत सारे क्या बनाए? केक। अब उसने क्या किया? केक बेचे। केक बनाएगा तो बेचेगा भी, सोल पर्पस तो बेचना ही है ना। केक बेचा, फिर उसने देखा कि भाई अपनी बिक्री अच्छी है, अपने केक अच्छे हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन और थोड़े क्या करता है, अपन और आटा खरीदते हैं, और इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं, और शुगर वगैरह खरीदते हैं, और शक्कर वगैरह खरीदते हैं, और कुछ और डेकोरेशन करते हैं भाई। तो जो अच्छा दिखेगा तो लोगों को अच्छा दिखेगा, तो लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी होंगे। तो ये सब काम किया भीम ने। अब ये किया, तो ये सब करने के लिए भीम के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भीम के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए था। मतलब उनको चीजें खरीदने बेचने के लिए पैसा हाथ में चाहिए था। पैसा क्या चाहिए था? हाथ में। तो पीपल की इनकम बढ़ने लग गई। क्या हो गई? पीपल की इनकम बढ़ने लगी। अब भीम को अगर ये सारी चीजें करनी थी, इनकम बढ़ी तो ये सारी चीजें करनी थी। अब ये चीजें खरीदने के लिए भीम को पैसा हाथ में रखना पड़ता। यहाँ पे बैंक ने क्या दिमाग लगाया कि ढोलकपुर में बैंक तो आ गया था पर लोग पैसा नहीं दे रहे थे। तो ढोलकपुर ने क्या ऑफर लाया एक, चलो कि ढोलकपुर ने क्या ना वो आई कैची ऑफर लेके आ गया। ढोलकपुर में बैंक शाइनी ऑफर लेके आया है। क्या ऑफर लेके आ गया? क्या बोलता है कि अगर ढोलकपुर के लोग बैंक में पैसा रखते हैं, मतलब मेरे पास पैसा रखेंगे, बैंक बोलता है कि अगर ढोलकपुर के लोग मेरे पास पैसा रखेंगे तो मैं उनको 10 रुपए पे 1 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, 10 रुपए पे क्या दूंगा मैं आपको? 1 रुपया दूंगा। मतलब आज आप मेरे पे 10 रुपया रखो, मैं आपको 1 रुपया देने के लिए रेडी हूँ। जस्ट एग्जाम्पल, 10 पे 1 रुपया मतलब यार इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 10 टका हो जाता है पर ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया। तो बोला कि भाई आप मेरे पास पैसा रखो, मैं आपको है ना 1 रुपया दूंगा। ये 1 रुपया कहलाया इंटरेस्ट। ये 1 रुपया क्या कहलाया? इंटरेस्ट।
क्या कहलाया? इंटरेस्ट। अब लोगों ने सोचा, भीम ने भी सोचा कि घर पे अगर 10 रुपया पड़ा है तो उसका तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर यही 10 रुपया बैंक में दे दूं तो बैंक मेरे को 11 रुपया देने के लिए रेडी है, तो क्यों ना हम बैंक में दे देते हैं, बैंक में पैसा देते हैं और हम अपने पास पैसा कम रखते हैं। तो ये हुआ कि भीम ने क्या किया, भीम ने अपने पास पैसा कम रखा और वो बैंक में डालने लग गए। तो ऐसे उन्होंने होल्ड पैसा कम किया अपने पास और बैंक में ज्यादा डालने लग गए, बैंक में क्या करने लग गए, ज्यादा देने लग गए। तो जब ये अच्छा था, अब यहां पे बैंक ने क्या किया, बैंक के पास बहुत सारे आ गए। अब बैंक बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें 80 पैसा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट था ज्यादा, यहाँ पे इंटरेस्ट था कम, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हुआ, कम। तो लोग बोले कि यार नहीं यार, बैंक तो कम ऑफर कर रहा है, तो वापस लोगों ने क्या किया, वो पैसा वापस खींच लिया बैंक से। ये भी होता है कि भाई वापस खींच लिया पैसा। अभी अपन बहुत ही कम कर देते तो लोग पैसा खींचते, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, रखते फिर भी कि कुछ तो बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता, बहुत देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन वगैरह देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आइडिया क्या है कि लोगों की इनकम बढ़ी, यहाँ पे भीम की इनकम बढ़ रही थी ये सारी चीजें करने के लिए। तो भीम बोल रहा था कि भाई पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि अपन को वापस सामान भी खरीदने गए, तो लोगों का इनकम बढ़ता तो लोगों की मनी डिमांड भी बढ़ती। लोगों की मनी डिमांड क्या होती, बढ़ती। सही है गलत है? तो अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोग बैंक में पैसा कम रखेंगे और अपने पास पैसा ज्यादा रख के मनी डिमांड बढ़ाते। अब क्या बोला बैंक ने, बोला कि भाई चलो तुमको मैं इंटरेस्ट रेट देता हूं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोगों ने मनी डिमांड कम कर दी, मतलब होल्ड करना पैसा कम कर दिया। यहाँ पे लोग होल्ड कम करेंगे पैसा, होल्ड कम करेंगे पैसा, और यहाँ पे होल्ड ज्यादा करेंगे पैसा। क्यों ज्यादा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट नहीं था या कम था, जो भी था। इनकम बढ़ा तो देखो यहाँ पे पूरे ये वाले सिनेरियो में भीम ने सोचा कि और भी कुछ ऐसा काम करता हो तो पैसा बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ा। अब वापस और चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिएगा तो मनी डिमांड बढ़ गई। पर बैंक ने बोला कि मैं इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, तो जैसे इंटरेस्ट बढ़ा पैसों की डिमांड कम हो गई, मनी की डिमांड कम हो गई। अब ये काम करने के लिए कि अब डिमांड फॉर द मनी इज लाइकली अ बैलेंस बिटवीन हाउ मच यू आर बाइंग एंड हाउ टेम्पटिंग द बैंक ऑफर इज, कि आप कितना चीज खरीदोगे या बैंक आपको कैसा ऑफर दे रहा है, ये उसका डिफरेंस, ये आपका डिमांड बताएगा, मनी का डिमांड बताता है। क्या बताता है? मनी का डिमांड। तो ये सारी चीजें होती है बैंक के आने के बाद। बैंक बोलता है मेरे पास पैसा रखो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, और उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है कि आपको बैंक पे पैसा रखना है कि नहीं रखना है। अब 2 तरीके के बैंक आए, एक आया सेंट्रल बैंक, एक आया कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो जब सेंट्रल बैंक आया तो सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है? सेंट्रल बैंक का नाम होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कभी आया था 1935 में। कभी ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। अब इसको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल बैंक, मदर ऑफ ऑल बैंक, फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक। अब ऐसा क्यों बोला जाता है फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक? देखो बेसिकली आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने छोटे बैंकों को कंट्रोल करता है। अब अगर आरबीआई माँ और बाप है, मम्मी और पापा है, तो हम हो गए बच्चे, सन डॉटर जो भी होंगे, ठीक है? सही है गलत है? अब देखो मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा जैसे वो बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंचते, तो उन्होंने मम्मी पापा को बनाया। अब मम्मी पापा हर जगह नहीं पहुंचते तो उन्होंने हमको बनाया। अब हमको बना दिया, अब हम ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं कि ये यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, ऐसे हो गया। पर हाँ, कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? वी आर फ्री टू डू आवर थिंग्स, पर कंट्रोल किसके हाथ में है? मम्मी पापा के हाथ में। कंट्रोल किसके हाथ में है? मम्मी पापा के हाथ में है। पक्का एकदम? तो कंट्रोल करना, गाइड करना, ये सब किसका काम है? मम्मी पापा का काम है, मतलब आरबीआई का काम है। तो सेंट्रल बैंक बनती है मेरी आरबीआई, और ये जो सन डॉटर है ये बनते हैं मेरे कमर्शियल बैंक, ताकि ये भटक नहीं जावे। क्या नहीं किए जावे? भटक नहीं जावे और अनशंड पैसा नहीं उड़ा देवे, है ना? तो आरबीआई जब कंट्रोल करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है, तो थोड़े अपने उनके बच्चे क्या होते हैं, थोड़े लाइन पे रहते हैं। क्या रहते हैं? लाइन पे रहते हैं, और उनके पैसे सेफ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और प्रॉपरली यूज होते हैं। सेफ रहते हैं और प्रॉपरली यूज होते हैं। अब देखो मम्मी पापा क्या क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एक तो सबसे पहले नोट इशू करता है या प्रिंट करता है, पैसा बनाता है और पैसा बांटता है, ये आरबीआई का काम है, ठीक है? आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि बाकी मेरे बच्चे जो बैंक है, कमर्शियल बैंक से, वो कोई मिस्टेक ना करे, गलती ना कर ले। भटक जाता है ना कभी कभार बच्चे, यार इसका देख के उसका देख के, इसने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसा कर दूं, उसने वैसा कर दिया तो वो भी। तो ये भी आरबीआई का काम है कि भाई थोड़ा मिस्टेक से बचाता है, बाकी बैंकों पे नजर रखता है।
ये भी ये देखता है कि बाकी बैंक, ये बच्चा ये इसे कंपैरिजन में अपने प्राइजेस ना बढ़ा दे, कि प्राइजेस ज़्यादा भी ना बढ़े और ज़्यादा भी ना घटे, बैलेंस रखता है मार्केट के प्राइजेस के अंदर। और लोगों के सेविंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लोगों के सेविंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए उसको अपन बोलते हैं फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक, क्योंकि ये सारी चीजें चेक करता है। अगर स्कूल की बात करूं तो आरबीआई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया और बाकी वो जो है वो सारे टीचर्स हो गए। तो अब प्रिंसिपल देखो सारी चीजें दिखता है ना कि भाई सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर होने चाहिए, होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे बच्चे, इंश्योर करना कि सबका बिहेवियर प्रॉपर है या नहीं है। तो ये सब काम होता है हेडमास्टर का, आरबीआई का, मम्मी पापा का। ये सब मम्मी पापा देखेंगे। ये सब कौन देखते हैं, मम्मी पापा देखते हैं। तो वो होता है आरबीआई सेंट्रल बैंक। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक, जो कि ये उनके बच्चे होते हैं। ये कौन से, कमर्शियल बैंक, जो लगभग आए 19th एंड 20th सेंचुरी के आसपास ही, मतलब 35 के बाद ये हो गया तो ये भी आ ही गए थे। अब इनका काम क्या था, कमर्शियल बैंक जो आए तो ये लोग बोलते थे कि भाई अब देखो लोग आरबीआई के पास जा नहीं सकते, ये तो प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है। तो जब लोगों को पैसों की बारी आई, लोगों को पैसा चाहिए था, जैसे ढोलकपुर में जो बैंक गया तो आरबीआई थोड़ी जाएगा, वहां जाएगा एक कमर्शियल बैंक। वहां कौन जाएगा, कमर्शियल बैंक। मतलब लोग किसके साथ डील करेंगे, कमर्शियल बैंक के साथ डील करेंगे। पर लोगों का इंटरेस्ट कौन देखता है, ध्यान में रखता है, आरबीआई। लोगों का इंटरेस्ट कौन ध्यान रखेगा, आरबीआई। पक्का है एकदम। तो यही चीज है कि आप अगर कोई बाहर कांड कुंड करके आते हो तो आपके पीछे आपका बैकिंग कौन है, आरबीआई है, ताकि आप पे ट्रस्ट बना रहे लोगों का, है ना। आपने कहीं से उधार से कोई सामान खरीद लिया, देखो तो अब वो क्यों रेडी है आपको उधार में सामान देने के लिए, क्योंकि आपके पीछे आरबीआई का हाथ है, मम्मी पापा का हाथ है, वो याद रखा करो। तो लोग जाते कमर्शियल बैंक के पास, अपना पैसा देते हैं। क्या करते हैं, अपना पैसा देते हैं। जब चाहिए तब अपना पैसा दे देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जब चाहिए तब पैसा अपना विड्रॉ कर लेते हैं। खुश, बैंकिंग सिस्टम चालू हो गया। और साथ साथ में वो क्या कमाते हैं, फिर इंटरेस्ट भी कमाते हैं। क्या कमाते हैं, इंटरेस्ट भी कमाते हैं। पक्का है एकदम। तो ये कमर्शियल बैंक का काम है। ये किसका काम है, कमर्शियल बैंक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो कमर्शियल बैंक जो है वो पैसों से रिलेटेड काम करता है। कमर्शियल बैंक किससे काम करता है, पैसों से रिलेटेड। आरबीआई किससे काम करता है, पॉलिसी रिलेटेड काम करता है। आरबीआई किससे काम करता है, पॉलिसी रिलेटेड। वो सेफ रखना चाहता है, वो इकोनॉमी को देखना चाहता है, वो लॉन्ग टाइम तक चीजें चलाना चाहता है। तो ये होता है। अब अगर इनका बुक का डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखो सीधा है कि सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेटरी बैंक्स, है ना। कि उसका आरबीआई का काम है कि पॉलिसी को मेंटेन करो और बैंक को रेगुलेट करो। पर कमर्शियल बैंक का काम क्या है कि इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस को सर्व करो। कमर्शियल बैंक का काम क्या है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जिसका काम है पॉलिसी बनाना और रेगुलेशंस मेंटेन करना, है ना। बैंकों का रेगुलेशंस मेंटेन करना कि बैंक प्रॉपर्ली काम करे कि नहीं काम करे। इनका काम है इंडिविजुअल और बिजनेसमैन को पैसा देके काम करवाना। सेंट्रल बैंक का काम होता है कि रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी। पर कमर्शियल बैंक का काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स। करेंसी इशू का तीसरा, अब सेंट्रल बैंक का काम क्या था कि ये एक सोल अथॉरिटी है करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए। कमर्शियल बैंक करेंसी नोट प्रिंट नहीं करता। अब अगर बात करें कि इनके कस्टमर कौन होते हैं, तो सेंट्रल बैंक डील करता है गवर्नमेंट और बाकी बैंकों के साथ। सेंट्रल बैंक किससे डील करता है, गवर्नमेंट के साथ डील करेगा और बाकी बैंकों के साथ डील करेगा, है ना। जैसे मम्मी पापा डील करेंगे अलग अलग बच्चों के साथ, और या तो वो अपने लेवल पे चाचा वाचा उनके साथ डील करेंगे, छोटे मोटे लोगों से डील नहीं करते। पर कमर्शियल बैंक का काम क्या है, कमर्शियल बैंक के कौन होते कस्टमर, डायरेक्टली पब्लिक कस्टमर होती है। कौन होती है, डायरेक्टली पब्लिक कस्टमर होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल बैंक का, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और बैंक को सुपरवाइज करता है। पर कमर्शियल बैंक का काम क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। तो सेंट्रल बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक कौन से है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, जो आप अपने एरिया में देखते हो वो सब कमर्शियल बैंक है। लोन की बात करें तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को और गवर्नमेंट को। पर अगर यही मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक किन किन को लोन दे सकता है, इंडिविजुअल को लोन देता है, बिजनेसमैन को लोन देता है, पब्लिक को लोन देता है। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक को लोन नहीं देता, सेंट्रल बैंक बिजनेसमैनों को लोन नहीं देता। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, कमर्शियल बैंक फिर लोन देगा बाकी सबको। डिपॉजिट हैंडलिंग की बात करते हैं तो आरबीआई कोई भी डिपॉजिट पब्लिक से
नहीं लेता, पब्लिक डायरेक्टली जाके आरबीआई में डिपॉजिट नहीं करा सकती। यहाँ पर उसके लिए कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक चीज़ों को पब्लिक से डिपॉजिट लेता है। पब्लिक से क्या लेता है? डिपॉजिट लेता है। अब ये मैटर क्यों करता है इतना कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक इतना क्यों मैटर करता है? तो सेंट्रल बैंक एक तो इन्फ्लेशन मेंटेन करता है, रेपो रेट के हिसाब से चलता है, रेपो रेट सेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या देखता है? रिजर्व्स देखता है। ये सब सेंट्रल बैंक का काम है, मतलब बड़े बड़े काम सारे सेंट्रल बैंक के काम। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं, है ना, लोन देना लोगों को, पर्सनल लोन देना, क्रेडिट कार्ड्स देना, ये सब कमर्शियल बैंक का काम है। ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। अगर मान लो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक को वो ज़्यादा महंगे में पड़ेगा वही लोन आरबीआई से लेना। और वही जब कमर्शियल बैंक लोगों को देगा लोन तो उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मतलब आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल करता है कि लोगों का लोन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, मतलब कमर्शियल बैंक को सस्ते में बढ़ रहा है लोन, तो कमर्शियल बैंक सस्ते में लोन देगा कस्टमरों को। तो सेंट्रल बैंक रेगुलेटर है, कमर्शियल बैंक सर्विस प्रोवाइडर है ना। सेंट्रल बैंक रेगुलेटर है तो क्या इंश्योर करता है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाए। कमर्शियल बैंक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका काम क्या है कि वो लोगों के साथ और बिजनेस के साथ डेली इंटरेक्ट करे। क्या करे? डेली इंटरेक्ट करे। तो ये चीज है। अब सेंट्रल बैंक के अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है? जैसे अभी अपन ने इतनी बात की, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस तो सबसे पहला फंक्शन है कि वो करेंसी इशू करेगा। क्या इशू करेगा? करेंसी। दूसरा वो बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक बोले तो सारे बैंकों का बैंक है, मम्मी पापा ऑफ ऑल बैंक, फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक, तो ये बैंकर्स बैंक है। तीसरा वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि कोई ज्यादा भी लोन ना दे दे। कोई ऐसा बैंक जो ज्यादा लोन दे देगा फिर क्या करेगा? पैसा बढ़ना कम करना, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्रेडिट कंट्रोलर है। कौन क्रेडिट कंट्रोलर है? कि कितने में लोन जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है। और चौथा इसका फंक्शन क्या है कि ये जो भी फॉरेन रिजर्व्स आते हैं उसका कस्टोडियन बनता है। क्या बनता है? कस्टोडियन। कस्टोडियन बोले तो नहीं होता, वो जेलर होता है एक, जो जेल को कंट्रोल करता है, वैसे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। भाई अगर मैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करूं तो कमर्शियल बैंक देखो, अगर अभी वो लोगों से डील करता है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो सबसे पहले तो उसका होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कि भाई तुम अगर पैसा दोगे तो हमारे पास पैसा रहेगा। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में वो क्या क्या करता है? वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाता है, वो करंट अकाउंट खुलवाता है, वो फिक्स अकाउंट खुलवाता है, फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट देता है, ये सारी चीजें रहता है। मतलब वो लोगों के पैसे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में वो लोगों के पैसों को सेफ रखता है। ठीक है। लोगों के पैसों क्या रखता है? सेफ। अब बैंक, कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट ना करे, वो किसका काम है? आरबीआई का। फिर ये क्या करता है? ये उन पैसों को वापस लोन के तौर पे वापस दे देता है, गिविंग लोन। ये उसका फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, लोन देना। अब वो पर्सनल लोन देगा, वो बिजनेस लोन देगा, वो एजुकेशन लोन देगा, मतलब पैसा सर्कुलेट होना चाहिए। पैसा क्या होना चाहिए मार्केट में? सर्कुलेट। तीसरा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करवाता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्या करता है? क्रेडिट क्रिएट करता है। ये बहुत कोर कंसेप्ट है इस चैप्टर का, तो अपन इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर मान लो कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक क्या सोचता है कि यार सारा पैसा आउट नहीं करते, कुछ अपने पास रखते, तो बैंक इसमें से 10 रुपया अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व और बाकी के 90 रुपये मार्केट में सर्कुलेट कर देगा। 90 रुपये मार्केट में क्या कर देगा? सर्कुलेट कर देगा। ठीक है। तो ये करता है सॉरी, तो 90 रुपये सर्कुलेट कर दिए। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और जो कि आपके वो डील करता है पूरा का पूरा मनी मल्टीप्लायर से। देखो पैसा मल्टीप्लाई करवाएगा, ये वाला चीज करना बैंक को पैसा मल्टीप्लाई करवाता है। तो बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। कैसे क्रिएट करता है? लोन से एडवांस देके, लोन क्या करके? एडवांस देके। और चौथा जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है, एजेंसी फंक्शन। मतलब एजेंसी फंक्शन में वो बाकी सारी चीजें करता है जो और कोई नहीं करता, जैसे लॉकर प्रोवाइड करना, चेक पेमेंट करना, चेक क्लियर करवाना, कि भाई किसी ने चेक दे दिया तो क्लियर करवा दो, सारी चीजें चेक करके मनी ट्रांसफर करवा दो। इनसे भी इनको पैसा मिलता है कि कल उठ के अगर मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे का स्कूल फीस भर देना, तो बैंक वो काम करता है। जो सेकेंडरी फंक्शन है, पर बैंक वो काम करता है। मैं बोलूँगा मेरा लाइट बिल भर दे, तो बैंक वो काम करता है।
पर उसके वो क्या लेता है, चार्जेस लेता है। क्या लेता है, चार्जेस। क्या लेता है, चार्जेस। अब देखो क्रेडिट क्रिएशन क्यों कोर कंसेप्ट है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स है। देखो पहले स्टेप्स क्या हो गए, 100 रुपया बैंक में डाला तो वो स्टेप हो गया मेरा डिपॉजिट का स्टेप। 100 रुपया बैंक में डाला मेरे लिए क्या हो गया, डिपॉजिट का स्टेप हो गया। तो मान लो ये अपन समझते गोल्ड से। कैसे समझते, गोल्ड से। देखो बैंक कैसे काम करता है, बहुत कोर कंसेप्ट है, देख लेना कैसे है ना, आपको समझ जाएगा कि पैसे का क्या होता है। तो बहुत सारे गांव वालों ने, ढोलकपुर के सारे गांव वालों ने मिलके क्या किया, अपना सोना जाके एक बंदे को दे दिया जिसका नाम था लाला, है ना, लाला द गोल्ड कीपर। लाला का काम क्या था, सोना रखना अपने पास। लाला का काम क्या था, सोना रखना अपने पास। तो सारे जनों ने अपने अपने सोने जाके लाला को दे दिए। तो अब लाला के पास कितना हो गया, 100 किलो ऑफ गोल्ड मान लोगे, लाला को उन्होंने सबने मिला के 100 किलो ऑफ गोल्ड दिया। क्या दिया, 100 किलो ऑफ गोल्ड। और इस 100 किलो ऑफ गोल्ड के इन्होंने हमने लाला को दिया, तो लाला ने इनको क्या दे दिया, एक रिसीट दे दिया वापस उसके अगेंस्ट में, जिसको बोलने लगे गोल्ड रिसीट। अब ये रिसीट मतलब वो सोने के अगेंस्ट में हो गए कि सोना है, जिसके पास भी रिसीट है मतलब सोना है उसके पास। तो ये रिसीट एज अ क्या यूज होने लग गया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो आपको बताया था पेपर मनी पे जो आया था, है ना, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के भाई हाँ चलो बेक बाय गोल्ड है तो चल जाएगा, हम इसको मानते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं। आप अब लाला बोला कि आप ये रिसीट लेके कभी भी मेरे पास आना, मैं आपको आपका गोल्ड दे दूंगा। तो ये लोग क्या करते थे, ये रिसीट मार्केट में ऐसा मनी घुमाते थे। तो घूमता था क्योंकि जो भी रिसीट लेके जाएगा उसको लाला गोल्ड दे देगा, जो भी रिसीट लेगा उसको लाला क्या दे देगा, गोल्ड दे देगा। अब क्या हुआ, स्टेप 2 देखो, यहां से इसने 90 रुपया मार्केट में दे दिया। तो स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में आता है कि भाई लोन रिक्वेस्ट आई एक। क्या गई, लोन रिक्वेस्ट। मतलब राजू करके एक आदमी था, वो लाला के पास आया और लाला को बोलने लगा, लाला भाई मेरे को 25 ग्राम गोल्ड की, मेरे को 25 किलो गोल्ड की जरूरत है। कितने किलो गोल्ड की जरूरत है, 25 किलो। अब देखो ये गोल्ड लाला का नहीं है, ये गोल्ड लाला का नहीं, लाला के पास कितना गोल्ड था, 100 केजी, जो उसने सेफ में रख दिया। अब राजू आया, बोला मेरे को 25 किलो गोल्ड की जरूरत है। तो यहाँ पे लाला सोचा कि मैंने ऑलरेडी गांव वालों को 100 किलो गोल्ड प्रॉमिस कर दिया है कि वो जब भी आएंगे मैं उनको 100 किलो गोल्ड वापस दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे कैच है, एक गांव वाले का वो सोना नहीं था, वो बहुत सारे लोगों का था। तो यहाँ पे लाला ने बहुत सोचा, यहाँ पे लाला ने क्या किया, बहुत सोचा। जब लाला ने सोचा तो लाला का दिमाग चला कि भाई सब एक साथ थोड़ी पैसा लेने आएंगे, नहीं लेने आएंगे, तो नहीं लेने आएंगे तो अपन थोड़ा पैसा कमाते हैं। तो क्या किया लाला ने, लाला बोला कि चल मैं तेरे को 25 किलो गोल्ड दे देता हूँ, पर जब ये तू वापस देगा तो तेरे को साथ में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब गोल्ड प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तेरे को, गोल्ड प्लस क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, दे दूंगा दे दूंगा। तो देखो यहाँ पे पैसा बाहर मार्केट में चले गया। अब लाला के पास सिर्फ 75 केजी ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है सेफ में, क्योंकि 25 किलो तो इसने बाहर दे दिया मार्केट में, क्या दे दिया, बाहर दे दिया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। राजू ने क्या किया, राजू ने वो जो 25 किलो गोल्ड था जो वो एज ए लोन पे लेके आया था, उसे किसी तीसरे बंदे को नमन करके बंदे को पे करना था। ठीक है, नमन करके बंदे को पे करना था। उसने 25 किलो गोल्ड नमन को दे दिया। उसने 25 किलो गोल्ड किसको दे दिया, नमन को दे दिया कि ले भाई अपना हिसाब क्लियर, अपना हिसाब क्लियर, तेरे से 25 किलो का जो भी अपना हिसाब था वो क्लियर हो गया। स्टेप 4 नमन, अब यहां पे क्या हुआ देखो, सर्कुलेशन हो गया। क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया, गोल्ड सर्कुलेट हो गया वापस। सर्कुलेट होने से क्या हुआ, नमन बोलता है यार 25 किलो गोल्ड मैं अपने पास थोड़ी रखूंगा। नमन वापस जाता है वो गोल्ड लेके लाला के पास, और नमन वो 25 किलो गोल्ड दे देता है लाला को। देखो मतलब पैसा घूम फिर के जो लाला के पास था वो वापस लाला के पास आ गया, बैंक का पैसा वापस बैंक के पास आ गया। ये होता है सर्कुलेशन, ये क्या होता है, सर्कुलेशन। अब ये सब में लाला ने इससे एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया। क्या नाम पे कमाया, इंटरेस्ट के नाम पे कमाया। कितना कमा लिया, इंटरेस्ट के नाम पे कमा लिया। पक्का सही है गलत है, ये हुआ।
अब जब नमन ने लाला को 25 किलो गोल्ड दिया रखने के लिए, तो लाला ने इसको क्या दे दिया, एक गोल्ड रिसीट दे दी, जो ये सबको देता था, जीआर गोल्ड रिसीट। अब क्या हुआ देखो, लाला ने पहले 100 किलो की रिसीट दे चुकी है, अब 25 किलो का रिसीट और दिया, मतलब लाला के पास 125 किलो सोना होना चाहिए, पर 125 किलो तो सिर्फ पेपर पे है, रिसीट में है। 100 किलो गाँव वाला के पास, 25 किलो लाला के पास, 25 किलो नमन के पास। पर अब अगर हिसाब से देखो, अगर तिजोरी खोलो, ट्रेजर खोलो लाला का, तो लाला के पास गोल्ड कितना है, खाली 100 किलो का गोल्ड है। क्या है, 100 किलो का गोल्ड है, पक्का एकदम। तो देखो अब यहां पे तकलीफ है, अगर मान लो कि सारे लोग एक साथ आके लाला से अगर पैसा अपना मांग ले कि मेरे को मेरा सोना दे दे, तो लाला के पास रिसीट तो आएगी 125 किलो की, पर लाला सिर्फ दे कितना पाएगा, गोल्ड 100 किलो दे पाएगा। क्या दे पाएगा, सिर्फ 100 किलो गोल्ड दे पाएगा। कितना दे पाएगा, सिर्फ 100 किलो गोल्ड दे पाएगा। तो यहां पे आपका वो रिजर्व वाला सिस्टम काम आता है कि भाई यहां आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बैंक क्या दिमाग लगाता है कि सब नहीं देते, सारा जितना है उतना नहीं चुकाते, क्योंकि रिस्क है। क्या है, रिस्क। तो यहाँ पे देखो ये काम आता है कि वो कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और बाकी का बचा हुआ लोन देते हैं। तो इसको ये लोग बैंकिंग सिस्टम में बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, कि कुछ पैसा अपने पास रखो और बाकी का पैसा लेंड करो। क्योंकि देखो घूम फिर के पैसा वापस बैंक के पास ही आना, घूम फिर के पैसा वापस किधर आना, बैंक के पास ही आना, है ना। अब ये देखो, ये सिस्टम कब तक काम करेगा, ये सिस्टम जब काम करता है जब सारे लोग एक साथ पैसा मांगने ना आ जाए। पहली चीज है ना कि नॉट एवरीवन कम्स एट वंस टू डिमांड देयर गोल्ड। दूसरा था रिसीट, वो रिसीट खुद ही पैसों का काम करने लग गए। अब लोग क्या करते थे, रिसीट बार बार वहां जाओ सोना लो, उससे अच्छा वो क्या करते थे, रिसीट घुमाना चालू कर दिया आपस में। ठीक है, रिसीट क्या कर दिया, घुमाना चालू कर दिया। तो लाला ने अपने रिस्क के चलते, बैंक ने अपने रिस्क के चलते क्या चालू कर दिया, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब ये तो और भी तकलीफ हो सकती है ना। अब लाला बोलता है कि जब देखो मैंने ये काम किया और सब एक साथ पैसे लेने नहीं आ रहे, तो मैंने कुछ पैसे कमा लिए। तो लाला देखता है कि अपन जितना अपन दे सकते हैं ना लोन, उतना अपन लोन देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे ना हर बार कि आप कभी भी कोई भी लोन लेने जाओगे तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई 90% तक आपको लोन मिल सकता है, 85% तक लोन मिल सकता है। तो इतना ही परसेंट आपको लोन मिलेगा, आपको पूरा कभी भी 100% लोन नहीं मिलता, कभी भी 100% लोन नहीं मिलता। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये आपका कुछ क्रेडिट क्रिएशंस वाला काम है। किसका काम है, ये क्रेडिट क्रिएशंस का काम है ना। तो क्या क्रेडिट क्रिएशन में कुछ लिमिटेशंस होगी, है ना, होगी। और ये क्रेडिट क्रिएशंस की लिमिटेशंस लगाता है आरबीआई। कौन क्रेडिट क्रिएशंस में लिमिटेशंस लगाता है, आरबीआई, ताकि सारा का सारा भी है ना एक साथ ही वो इतना ज़्यादा ना हो जावे। क्रेडिट क्रिएशन पे लगाम लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है आरबीआई, कि भाई कितना क्रेडिट क्रिएशन होना चाहिए। तो आरबीआई डिसाइड करता है एक सर्टेन परसेंटेज कि कितना हर एक बैंक अपने डिपॉजिट का रिजर्व रखेगा और बचा हुआ लोन देगा। जैसे ये था, जैसे ये लाला की स्टोरी थी, है ना, कि आरबीआई क्रेडिट क्रिएशंस में कैसे हेल्प करता है कि भाई सारे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स पे कितना रिजर्व रखेंगे और कितना लोन रखेंगे। ये इंश्योर करना होता है कि वो ओवर लेंडिंग भी ना कर दे। क्या ना कर दे, ओवर लेंडिंग भी ना कर दे। जैसे यहाँ पे लाला 100 की जगह पे 125 किलो नहीं लेंड कर सकता था, तो ओवर लेंडिंग नहीं करने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है इस सिस्टम के अंदर। अब लीगल रिक्वायरमेंट होती है, ये बाइंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाइंड होना पड़ता है। तो इस रेशियो को ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। क्या नाम है इसका, रिक्वायर्ड रिजर्व्ड रेशियो, कि क्या रिजर्व रखना है उसका एक रिक्वायर्ड रेशियो है। दूसरा इसका नाम है, इसको आप बोल सकते हो रिजर्व रेशियो। दूसरा इसका नाम क्या है, रिजर्व रेशियो। और तीसरा इसका नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखो कैश क्यों आया, डिपॉजिट है, रिजर्व होगा तो कैश में होगा, क्योंकि डिपॉजिट कैश में आया होगा, तो कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका नाम क्या पड़ता है, कैश। तो कोई भी नाम मान दो, ये उसका नाम है। क्या नाम है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। ये 3 नाम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको,
कैश रिजर्व रेशियो। अब वही बात है कि ढोलकपुर गांव में बैंक कौन सा है? ढोलकपुर बैंक है। कौन सा बैंक है? ढोलकपुर बैंक है। अब बैंक ने क्या किया, देखो पूरा प्रोसेस समझते हैं CRR का कि कैसे काम करेगा ये वाला क्रेडिट क्रिएशन कैसे काम करता है। कि मान लो एक बंदे ने बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। बैंक में क्या किया? 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। 1000 रुपीज डिपॉजिट करने पर क्या हुआ, बैंक सोचता है कि यार सब तो नहीं देंगे, क्योंकि वो लाला वाला एग्जांपल याद आ गया, सब अगर एक साथ मांगने आ गए तो फिर कहां से दूंगा। तो बोला अपन कुछ पैसा रिजर्व रखते। बैंक ने बोला कि कुछ पैसा रिजर्व रखेंगे और बाकी का बचा हुआ पैसा अपन लोन दे देंगे, ताकि अपन थोड़ा पैसा कमा भी लेंगे। क्या कर लेंगे? पैसा कमा भी लेंगे। ठीक है एकदम। तो अब देखो स्टेप 1 के कैश रिजर्व रेशियो कैसे होता है। स्टेप 1 कैश रिजर्व रेशियो CRR। अगर ये डिसाइड करता है RBI के 10% का कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए, मतलब 1000 रुपया जो बैंक के पास डिपॉजिट था, 1000 रुपया बैंक के पास क्या था? डिपॉजिट, जिसमें से बैंक CRR कितना रखने को बोल रहा है? 10%। 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो लोन कितना दे पाएगा ये? 900। लोन कितना दे पाएगा ये? 900। अब ये 900 रुपया इसने लोन दे दिया बाहर मार्केट में। जिस आदमी को लोन दिया वो बोलता है यार सब एक साथ थोड़ी खर्च करूंगा, वो वापस बैंक के पास जाके डिपॉजिट कर देता है पैसा। वापस क्या कर देता है? बैंक के पास जाके पैसा डिपॉजिट कर देता है। देखो सर्कुलेशन में आ गया। जैसे ये लाला वाले एग्जांपल में सोना था, सोना दिया, सोना घूम के वापस लाला के पास ही आ गया। वैसे ही तो लोन दिया, लोगों ने क्या किया? लोन वो पैसा खर्च किया, वापस वो पैसा घूम के वापस जिस पे पैसा उन्होंने खर्च किया गुड्स एंड कमोडिटीज पे, मान लो गुड्स एंड कमोडिटीज पे खर्च किया, वो गुड्स एंड कमोडिटीज वालों ने पैसा वापस बैंक पे जाके डिपॉजिट कर दिया। मतलब 900 रुपया घूम के वापस बैंक में आ गया। 900 रुपया घूम के वापस किधर आ गया? बैंक में आ गया। पहले स्टेप में 1000 में से सिर्फ बैंक ने कितना लोन दिया? 900 लोन दिया। कितना लोन दिया? 900। 900 का मार्केट में स्पेंड हुआ, पैसा किसी और के पास गया, वो पैसा फिर वो आके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। बैंक में क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। अब जब बैंक में डिपॉजिट किया तो 900 रुपया डिपॉजिट हुआ। अब 900 का 10% निकालेंगे तो कितना होता है? 90 रुपया। मतलब अभी कितना लोन दे सकता है? 810। वैसे ही वही प्रोसेस फॉलो हुआ। 810 का लोन दिया, लोगों ने कई पैसा खर्च किया, अपनी डिमांड पूरी की, वो पैसा किसी और लोगों को मिला तो उन्होंने वापस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वैसे ही 810 आया तो 81 रुपीज़ और माइनस हो जाएगा, और ऐसे करते करते मेरा लोन अमाउंट जाएगा। देखो CRR का सब प्लस हो जाएगा, इधर रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा? बैंक का बढ़ते जाएगा, लोन देखो कम होते गया, लोन का अमाउंट कम होते गया जितनी बार भी डिपॉजिट आया, और डिपॉजिट भी बढ़ते जाएगा। डिपॉजिट बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, लोन कम होते जा रहे हैं। देखो 900 से 810 हुआ, 810 से और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। तो ये प्रोसेस नहीं रुकता है, ये प्रोसेस नहीं रुकता है। यही होता है मनी क्रिएशन। यही देखो बैंक मनी क्रिएट करता है। अब इतना डिपॉजिट कहाँ से आता? अगर बैंक इनिशियली लोन देता ही नहीं तो वापस डिपॉजिट आता नहीं आता। तो ये है मनी क्रिएशन का फॉर्मूला। ये क्या है? मनी क्रिएशन का फॉर्मूला। ऐसे पैसा क्रिएट होता है मार्केट में। ऐसा पैसे क्या होता है? क्रिएट होता है। फिजिकल कैश नहीं बनता, पर डिपॉजिट के थ्रू मनी क्रिएट होते रहते हैं। तो मनी क्रिएशन क्या रिफर करता है? इसका एग्जाम डेफिनेशन कैसे लिखोगे? मनी क्रिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मल्टीपल डिपॉजिट्स बाय गिविंग लोन ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। तो देखो इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीपल लोन दिया बैंक ने, और वही मल्टीपल लोन वापस क्या क्रिएट कर रहे हैं? मल्टीपल डिपॉजिट्स। अब अगर यही बैंक मना कर देता मैं लोन नहीं दूंगा, तो कि इतने डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं? नहीं होते। तो लोन दिया तो डिपॉजिट क्रिएट हुए, लोन दिया तो क्या हुआ? डिपॉजिट्स क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। अब क्या बोलता है RBI और गाइड करता है। देखो गाइड है तो गाइड तो करेगा धीरे धीरे। कमर्शियल बैंक को क्या गाइड करता है कि सारा पैसा लोन नहीं देना है, पागल हो क्या? कुछ पैसा सेफ जगह में भी रखो। सेफ जगह बोले तो लिक्विड फॉर्म में भी रखो। जब आप कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में रखते हो तो कल अगर आपको जरूरत पड़ी, बैंक को भी जरूरत पड़ी, तो आप पैसा कहाँ से निकालोगे? तो आप लिक्विड फॉर्म से निकालोगे। क्या निकालोगे? लिक्विड फॉर्म से वो पैसा निकाल सकते हो। ठीक है। लिक्विड फॉर्म बोले तो एकदम ही तुरंत ही कैश। अब यहाँ पे तो कैश नहीं है, यहाँ पे वो खाली डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा दिख रहा है कि इनकम हुई है, पर कैश नहीं है। पर आपको कुछ पैसा लिक्विड में भी रखना है। क्या रखना है? लिक्विड में भी रखना है। इस लिक्विड में रखने को बोलते हैं SLR। SLR बोले तो स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि कुछ पैसा भाई अपने हाथ में भी रखो, कैश में भी रखो। जैसे कैश स्ट्रांग है तो भाई बिजनेस, हर एक बिजनेस स्ट्रांग है। तो SLR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट मस्ट बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट बोले तो या तो आप कैश में रखो, या आप गोल्ड में रखो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। इजीली कैश में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। अब बैंक का जो SLR होता है वो मेंटेन करता है, क्या क्या फॉर्म्स में मेंटेन करता है, या तो कैश में करेगा, गोल्ड में करेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेगा। ये लिक्विड एसेट होता है। ये अब इसका पर्पस क्या है, SLR का पर्पस क्या होता है? SLR का पर्पस ये होता है कि कोई भी चीज पैसा हाथ में रखने से क्या होता है कि एक तो बैंक की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है, बैंक को पैसों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। दूसरा एक्सेसिव लैंडिंग को कंट्रोल कर देता है कि भाई ज्यादा भी लैंड ना कर दूं। अब अगर पूरा ही लैंड कर दिया तो हाथ में क्या बचा, 1000 रुपया डिपॉजिट था, 900 रुपया लैंड कर दिया। अब अगर वो 1000 रुपया मांगने आ गया तो कहाँ से दूंगा, नहीं दे सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस लैंडिंग को रोकता है। डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। डिपॉजिटर्स क्या सोचते हैं कि भाई मैं कभी भी बैंक के पास जाऊंगा, बैंक के पास पैसा अवेलेबल है, बैंक के पास पैसा है। अब ये 900 दिया, अगर 800 देता तो 200 CR होता, और बैंक के पास वापस 800 आता तो बैंक के पास पैसा है, बैंक पैसा चुका सकता था डिपॉजिट होने पर। सब साथ में तो नहीं आएंगे। और गवर्नमेंट के बोरोइंग्स को भी सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट के बोरोइंग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट जो भी बोरो करती है उसको सपोर्ट करता है। तो ये मेरा क्रेडिट CRR और SLR का लॉजिक है। अभी क्या होता है देखो, हाई SLR है तो ऑब्वियस सी बात है, हाई SLR होगा तो लोन कम होगा, लोन कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, CRR कम होगा। मतलब अगर बैंक ज्यादा पैसा अगर लिक्विड फॉर्म में रखेगा तो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो क्रेडिट नहीं बनेगा ना, लोन कम देगा, वापस डिपॉजिट कम होगा, फिर CRR कम बनेगा। 90 थोड़ी बनता, 800 देता तो 80 बनता, तो कम हो जाएगा। लो है, अगर लो है मेरा SLR, मतलब मैं कम पैसा अगर अपने पास बचा के रख रहा हूं तो लोन ज्यादा हो जाएगा। लोन ज्यादा होगा तो CRR ज्यादा होगा, मनी क्रिएशन ज्यादा बढ़ेगा, है ना। मनी क्रिएशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका SLR डायरेक्टली कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशंस को। किसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्रिएशंस को। ठीक है, तो ऐसे देखो आपका धीरे धीरे पैसा भी क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। पैसा क्या होता है देखो, बढ़ते रह रहा है। ठीक है, तो पैसा बढ़ा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर डिपॉजिट अगर ये घूम के यही 1000 रुपया बन जाता है। इतना जितनी बार ये सर्कल में घूमेगा यही 1000 रुपया बन जाता है, 10,000 रुपया। क्या बन जाता है, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। तो ये ऐसे बनता है। जब ये धीरे धीरे पैसा घूमता है और डिपॉजिट बढ़ते रहता है तो पैसा बना, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। देखा मनी कैसे मल्टीप्लाई हो गया, लोन देने पर मनी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मनी क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का देखो, मनी मल्टीप्लायर क्या रिफर करते हैं, मल्टीपल बाय विच द टोटल डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम इंक्रीजेस ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट से आपका कितना पैसा बैंकिंग सिस्टम में बना, वो मनी मल्टीप्लायर बोलता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/CRR, 1/CRR, वेर CRR एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल में अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अगर मान लो CRR इधर 10% है, इधर कितना है CRR 10%, तो इधर CRR मेरा कितना होता है 0.1%। कितना होता है 0.1। अगर मान लो यहाँ पे 20 होता, मैं एग्जांपल लेता हूँ 20 से, तो 0.2 हो गया। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में डालूँ तो 1/0.2, मतलब ये कितना देगा मेरे को, 5 रुपीज के हिसाब से देगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई होएगा। यहाँ पे मेरा 1000 का डिपॉजिट इंटू 5 करूंगा तो ये मेरे को 5000 का और वैल्यू क्रिएट करके देगा, मनी क्रिएट करके देगा। क्या क्रिएट करके देगा, वैल्यू क्रिएट करके देगा, मनी क्रिएट करके देगा। क्या क्रिएट करके देगा, मनी क्रिएट करके देगा। पक्का एकदम। इधर 10 होता तो ये 10 हो जाता था, मतलब 10 गुना। कितना मल्टीप्लायर है, 10 गुना, मतलब ये 1000 रुपया मेरे को 10 गुना मनी क्रिएट करके देता। तो CRR का रिलेशन कैसा होता है ना, ये ऐसा होता है कि, है ना, हाई CRR है तो लो मनी मल्टीप्लायर होगा, और लो CRR है तो हाई मनी मल्टीप्लायर होगा। क्या है कि CRR और मनी मल्टीप्लायर, CRR अगर ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर कम होंगे, CRR अगर कम है तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। वही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का काम है। मतलब ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। जितना कम CRR उतना ज्यादा पैसा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उतना ज्यादा पैसा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
अब वाई मनी मल्टीप्लायर वर्क्स ना, क्योंकि बिकॉज बैंक ओनली गिव्स फ्रैक्शन एज अ रिजर्व, बाकी का तो वो लोन दे देता है, लोन वापस डिपॉजिट होता है, लोन क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये मल्टीपल डिपॉजिट को एक्सपांड कर रहा है ना, क्या कर रहा है, मल्टीपल डिपॉजिट को क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। हाँ, पर मनी मल्टीप्लायर का कुछ लिमिटेशंस भी है कि मान लो कि ये जो पैसा तुमने यहाँ दिया, यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरा पैसा खर्च किया ही नहीं ये बंदे ने, तो बैंक में पूरा पैसा आया ही नहीं, जब पूरा पैसा आएगा ही नहीं तो ये डिपॉजिट यहाँ पे कम होगा। तो ये एक हो सकता है ना, कि पूरे लोन का भी डिमांड कर सकते हैं लोग। अगर सीआरआर स्टेबल हो गया तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बनेगा ही नहीं, ये भी इसका लिमिटेशन है एक। और बैंकिंग हैबिट जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वो भी अफेक्ट करेगा इस पे। तो इसके कुछ मनी मल्टीप्लायर का फुल इफेक्ट तभी होता है, मनी मल्टीप्लायर का फुल इफेक्ट कब होगा, जब ये चीजें ना हो, क्या ना हो, कि एक तो यहाँ पे पैसा नहीं कम होना चाहिए, दूसरा सीआरआर स्टेबल नहीं होना चाहिए, तीसरा बैंक पूरा लोन ना दे, बैंक पूरा लोन ना दे, तभी मनी मल्टीप्लायर काम करेगा, है ना। मनी मल्टीप्लायर कब काम करेगा, एक तो जब बैंक पूरा लोन ना दे, फुल अमाउंट लोन ना दे, दूसरा लीकेज नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर। लीकेज बोले तो जैसे देखो, ये इसने अगर कुछ सेव कर दिया तो ये वापस मार्केट में पैसा कम डालेगा, मार्केट में पैसा कम डालेगा तो बैंक में पैसा कम जाएगा, तो ये लीकेज होता है, ये नहीं होना चाहिए। सीआरआर स्टेबल नहीं होना चाहिए, सीआरआर स्टेबल हो गया तो फिर बैंक कमाएगा क्या, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से बैंक कमाएगा क्या, बैंक नहीं कमा सकता। तो ये चीजें होती है। तो मनी मल्टीप्लायर शोज हाउ 1 रुपी बिकम्स मनी। यहाँ पे जैसे 5 बार मनी मल्टीप्लायर हुआ तो ये मेरे को बताएगा कि भाई मनी मल्टीप्लायर कितनी बार पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार पैसा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी मल्टीप्लायर शोज हाउ 1 रुपी बिकम्स मनी। तो ये है कुछ आपका मनी और बैंकिंग का सिस्टम। ये अब तक है पार्ट 1। हम और आगे पढ़ेंगे इसके आगे कि भाई क्या पॉलिसीज होती है आरबीआई और कैसे पैसों को कंट्रोल करती है, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। और ये पढ़ने के बाद वापस अपने बुक में एक बार नजर मारना, ताकि वहाँ पे आपको एग्जाम्स के रिलेटेड, एग्जाम्स के हिसाब से भी आपको थोड़ा कंटेंट वहाँ से मिल जाए। यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर एग्जाम में लिखने के लिए आप ये लिख सकते हो, पर इसके साथ साथ थोड़ा और भी तो कंटेंट चाहिए होगा मार्क्स के हिसाब से, तो वो आपको बुक में मिल जाएगा, तो वो भी पढ़ना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।